हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आई एम वेदिका एंड आज हम देखने वाले हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो आज का हमारा सेशन है प्रीलिम्स बेस्ड रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, इनको देखेंगे। कहीं कहीं पर डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, गोवा पैनल, एक पैनल बनाया गया है सरकार के द्वारा, समझेंगे इसको हम। मलक्का स्ट्रेट अगेन न्यूज़ में है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उस पर एक रिपोर्ट आई है, वो डेटा के रूप में काम कर सकता है हमारे मेंस के लिए। फिर है एक नया देखिए टर्म है इन्वायरमेंट ऑडिटर्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, समझेंगे इसको हम। एक है सूप एक्ट, सूप एक्ट जो है कुकी ट्राइब उनके रिगार्डिंग है। आर्टिकल 19 देखिए लगातार न्यूज़ में रह रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक केस दिया गया था पेपर में, इसको समझेंगे हम, डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। PVTGs भी लगातार आई थिंक 4th-5th टाइम पेपर में आया था, तो इस बार बहुत संभावना है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने की। फिर कुछ MCQs देखेंगे हम जो पेपर में दिए गए थे द हिंदू में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसको इसलिए ऐड कर लिया हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, ये देखिए, राजीव गौबा पैनल क्या है, तो हेडेड बाय राजीव गौबा। कौन है ये, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, करेंटली मेंबर ऑफ नीति आयोग है ये। तो बेसिकली कमेटी जो बनाई गई है, इसका क्या काम है, ये देखेगी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका क्या कंसर्न है रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। ये BIS सर्टिफिकेशन क्या होता है, तो एक तरह का ये क्वालिटी कंट्रोल करता है। मतलब एक सर्टेन रेगुलेशंस होते हैं कि आप जो सामान बना रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, उनकी अलग कैटेगरीज हैं, उस पर नहीं जाना है हमको। तो इसमें ये बेसिकली करता क्या है कि क्वालिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ सर्टिफिकेट देता होगा कि आपने ठीक है अच्छी क्वालिटी का आपने सामान बनाया है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ की कुछ समस्याएं हैं इसके ऊपर, क्यों हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए BIS सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कंपलसरी कर दिया है। तो ये पैनल देखेगा इसके रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, इनकी क्या कंसर्न है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये अक्सर न्यूज़ में रहता है और पेपर में पूछा भी गया कई बार। देखिए अभी न्यूज़ में क्यों है, तो भारत ने बोला है, इंडिया ने बताया है कि इंडिया इज़ इंटरेस्टेड, इंडिया क्या है, इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, पेट्रोलिंग मलक्का स्ट्रेट। पेट्रोलिंग क्या है, मतलब वहाँ पे घूमना, काइंड ऑफ उसकी देखभाल करना, सुरक्षा करना, ओके। एक समझिए कि एक कंट्रोलिंग नेचर इसका होता है। तो मलक्का स्ट्रेट जो है ये कहाँ पे है, यहाँ देखिएगा फोटो में, देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए ये है मलक्का स्ट्रेट। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसके अगल बगल, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। इधर कौन सा है, सुमात्रा। आपको ध्यान क्या रखना है, नाम तो पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। सेकंड ध्यान रखना है सीक्वेंस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। फिर रखना है ध्यान क्या, साइड्स, इस साइड में सुमात्रा है, इस साइड में क्या है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। करेंटली इसको पेट्रोल कौन करता है, कौन इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जो कंट्रीज इसको बाउंड करती हैं, ठीक है। और ये है कहाँ, मतलब इसको पूछेगा लोकेशन वगैरह, तो ये बेसिकली अंडमान सी को जोड़ता है। यहाँ देखिए साउथ चाइना सी है, ये अंडमान सी को जोड़ता है साउथ चाइना सी से, इसलिए अल्टीमेटली क्या करता है, इंडियन ओशन को ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से। अंडमान सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का। ये साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। इन दोनों को ये जोड़ रहा है, इसलिए मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज TFR। एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम क्या है, देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023, इस रिपोर्ट का नाम है। किसने लाया है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसने पब्लिश किया है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, ठीक है। इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, मेंस में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है इस साल के लिए, क्योंकि इस साल चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी अपने कंट्री में जिससे कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पे वो देख रहा है कि जो ओल्ड एज लोग हैं ना, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन घटाना हमने देखा था 3-4 वीक पहले डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ करना एक लेवल तक सही रहता है, ठीक है। क्योंकि आप इतना डिक्रीज़ मत कर लो कि यंग पीपल हैं उनकी संख्या कम हो जाए और जो एल्डरली हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। क्योंकि जो एल्डरली जो बुज़ुर्ग होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली वो नॉन अर्निंग होते हैं, उनको केयर चाहिए। एक आप कह सकते हैं इकोनॉमी के टर्म में कि बर्डन समझ लीजिए उनको आप, इकोनॉमिकल टर्म्स में कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी, कंट्री कैसे आगे बढ़ती है, GDP ग्रो करती है कैसे, जो लोग काम करते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मोटा मोटा तो देखो यंग लोग ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इसमें कहा देखा गया था कि यंग लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एल्डर्स का भी ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सारा बोझ जो है वो किस पे पड़ जाएगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे।
इसलिए सर्टेन लिमिट के आगे पॉपुलेशन डिक्रीज करना इज़ नॉट गुड। तो ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहता है, कहता है कि पहली बार क्या हुआ है 2 साल में कि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का, वो गिर गया है, थोड़ा सा घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है, ठीक है। तो होता क्या है ये, व्हाट इज़ TFR, यहाँ देखिएगा इस लाइन पे, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न पर वुमन इन हर इंटायर रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, कोई महिला है वो रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन कि एक डाटा, मतलब एक समझ लीजिए कि एक अनुमान लगाया जाता है कि कितना कह सकते हैं, मतलब जैसे कि समाज कहाँ जा रहा है, मेंटालिटी क्या है लोगों की, या फिर आजकल जैसे कि दिक्कत होती है कंसीव करने में, हर फैक्टर को इसमें देखा जाता है और एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अभी के टाइम पे जो एक महिला है वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है, अपने इंटायर रिप्रोडक्टिव एज में, उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, तो क्या कहता है कि 2023 में कितना आ गया है ये 1.9। आप इसको मेंस में डेटा के रूप में यूज़ कर सकते हो। कितना था ये, तो 21-22 में ये 2 रह रहा था, अभी हो गया है 1.9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है, एक देखिए एक और डेटा है, 18 स्टेट्स एंड यूटीज़, 18 ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो कि TFR कहता है बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। समझेंगे इसको हम कि 18 ऐसे राज्य हैं, यूटीज़ हैं इन नंबर, जिसमें कि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे है। व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल, यहाँ देखो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन नीड्स टू गिव बर्थ फॉर 1 जनरेशन टू रिप्लेस द अदर। रिप्लेस करना है, एक बुजुर्ग, सब एग्जाम्पल देखिए, एक बुजुर्ग की मृत्यु हो रही है, एक नया कोई जीवन, कोई बच्चा संसार में आ रहा है, उसको उसने रिप्लेस किया, सेम नंबर बैलेंस बना हुआ है, तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। तो कहता है कि इस रेट से भी नीचे, इस रेट से भी नीचे किसका फर्टिलिटी रेट है, 18 राज्यों का, ठीक है। यहाँ देखिए एक और डेटा कहता है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट जो है डिक्रीज 0.7 पॉइंट्स फ्रॉम 19.1 टू 18.4। तो कहता है जो क्रूड बर्थ रेट है उसमें भी गिरावट आई है। व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन, 1000 लोगों पे कहता है कितने बच्चे हर साल जन्म ले रहे हैं, उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो लोएस्ट कहाँ है, लोएस्ट तमिलनाडु में है क्रूड बर्थ रेट, हाईएस्ट कहाँ है, बिहार में, ध्यान रखना डेटा को। लोएस्ट कहाँ है, तमिलनाडु, कितना 12, हाईएस्ट है बिहार में। देखिए एक कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हैं देश में, मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इसने किसको बुजुर्ग माना है, तो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज जो लोग हैं वो, उनकी जनसंख्या देखिए बढ़ी है, 0.7% से इंक्रीज करी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहता है केरला में है, हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। इसका ये भी कारण है कि जहाँ पे सुविधा ज़्यादा होती है बुजुर्गों के लिए, जैसे कि रहने की सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे उनकी उम्र थोड़ी लंबी हो जाती है। आप इसको इसमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कहता है केरला में हाईएस्ट प्रपोर्शन, जितनी केरला की जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में कहता है 15% लोग वहाँ पे क्या हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है। देखो हाँ एक नोट है इसमें दिया गया था कि TFR जो है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, हमने देखा रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल से कहता है कि ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है कहाँ का, तो नॉर्दर्न स्टेट का। इसका मतलब है वैसे राज्य जिनका कि टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है, वो कहाँ है, किस एरिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए तो डेटा था बेसिकली, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है नेपाल क्या किया है, नेपाल ने बैन कर दिया है फेसबुक, एक्स, YT, अदर 23 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इसने बैन कर दिया। सिंपल सा फैक्ट है। देखिए PDF जब आप डाउनलोड करोगे उसमें देखिए एक एरर है। एरर क्या है, यहाँ देखो नेपाल बैन्स जो पॉइंट दिया गया ना, यहाँ पे एक सेंटेंस गलत तरीके से टाइप हो गया है, ये इसका पार्ट नहीं है, इसको यहाँ से कट कर दोगे, ठीक है। ये जो लाइन लिखा ना कि रिवाइज वर्जन ऑफ 2008 एग्रीमेंट, इसको आप कट कर दोगे, ये इस न्यूज़ का पार्ट नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको काट दोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है न्यू इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिटर्स, एक नए ऑफिस को बनाया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। क्या नाम है उसका, इन्वायरमेंट ऑडिटर्स, ठीक है। इन्वायरमेंट जो मंत्रालय है उसने बनाया है इसको, क्यों बनाया है, तो सप्लीमेंट वर्क ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। देखो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो गाइडलाइन देता है बेसिकली, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड वर्क कौन करता है, ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई कौन करता है, स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है।
तो इनको ये मदद करेंगे किस चीज़ में, ये देखने में। यहाँ देखो, इंस्पेक्टिंग वेरीफाइंग प्रोजेक्ट्स फॉर कंप्लायंस विद इन्वायरमेंट लॉज, जो भी वातावरण से रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है, जो मैंडेटरी लॉज हैं, उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नए नए आ रहे हैं, कोई फैक्ट्री बन रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको वो कॉम्प्लाई कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उस इन्वायरमेंटल लॉ को जो चीज़ मानना है उसको वो कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, उसको मान रहे हैं कि नहीं, उसको देखना है। ठीक है, देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये तो सिंपल सा फैक्ट था कि एक नया ऑफिस बनाया गया है इन्वायरमेंट ऑडिटर्स का। ठीक है, ध्यान क्या रखना है हमको, एक नया रूल आया था गवर्नमेंट का 2025 में, जिससे कि जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो भी क्या कर सकती हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं और ऐसा ऑडिट वगैरह को कंडक्ट कर सकती हैं। तो क्या ध्यान रखना है हमको, एक नया ऑफिस बनाया गया है किसके रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट ऑडिटर्स के रिगार्डिंग। इनका काम क्या है, ये देखना कि जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इन्वायरमेंट के लॉ से कंप्लाई करती हैं कि नहीं, उनको मानती हैं कि नहीं। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि 2025 में एक लॉ आया है जिसके रिगार्डिंग क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी ऑडिट वाले काम में हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है सू पैक्ट, SOO पैक्ट। क्या है ये, तो नेक्स्ट ईयर के UPSC मेंस के लिए जो उसका टॉपिक होता है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मणिपुर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी चल रहा है न्यूज़ में, लगातार चल रहा है साल दर साल से। तो देखिए एक नया डेवलपमेंट उसमें हुआ है, एक साइन किया गया है पैक्ट। क्या नाम है उसका, सू, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, सू का फुल फॉर्म क्या है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। क्या है ये, एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, होम मिनिस्ट्री, मणिपुर गवर्नमेंट, 24 कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि कह लीजिए कि दंगा कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो भी है, तो वैसे कुछ ग्रुप्स हो गए। होम मिनिस्ट्री एंड मणिपुर की सरकार, इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, लास्ट थर्सडे को, रिसेंट न्यूज़ है ये। देखो तो ये बेसिकली है क्या, एक रिवाइज्ड वर्जन है किस चीज़ का, तो 2008 में एक सू अग्रीमेंट हुआ था, इसको रिवाइज किया गया है अभी लास्ट थर्सडे को। तो जो ये सू अग्रीमेंट जो 2008 में हुआ था, ये क्या था, तो बेसिकली एग्रीमेंट था। क्यों, क्योंकि उस टाइम में ना कुकी एंड नागाज जो थे उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस होता था, डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको रोक देते हो, बंद कर देते हो, तो 6,000 रुपये कहता है पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसी सुविधा दी गई थी। अब क्या किया गया, मई 3, 2023 में क्या किया गया, इस सुविधा को बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि एथनिक वायलेंस मणिपुर में स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब कहता है रिवाइज्ड वर्जन में क्या है, तो स्टाइपेंड विल बी पेड ओनली वाया आधार लिंक बैंक अकाउंट्स। ठीक है, वैलिड फॉर 1 ईयर। इसमें देखो क्या कहता है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट्स, इससे देखिए 2 फायदा होगा। पहला क्या है, हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब उनका होगा, वो मेन चेन ऑफ बैंकिंग से जुड़ पाएंगे। सेकंड इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि एक काइंड ऑफ डेटा, मतलब पैसा आप किसको दे रहे हो, आधार से अगर लिंक हो गया है, आपको पता रहेगा सरकार को हम पैसा किसको दे रहे हैं, किसके नाम पे जा रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि उन्हीं को दिया जाएगा जो सर्टेन कैंप्स, जहाँ पे सर्वे, मतलब गवर्नमेंट देखेगी कैंप्स में वो लोग हैं कि नहीं, वो एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बताया कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, नहीं, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा उन कैंप्स में। ओके, फिर कहता है यहाँ देखो, कहता है कि अगर आप कोई कैंप बनाते हो अपने ऑपरेशन के लिए, कुछ करते हो, तो कहता है वैसे कैंप्स को क्या करना है, आपको तो वायलेंस नहीं, फर्स्ट चीज़ वायलेंस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, शांति से बात को रखो। सेकंड कहता है अपने कैंप्स को आप कहाँ बना सकते हो, मतलब कहाँ नहीं कर सकते हो, वैसे एरियाज़ पे नहीं बनाना है जो कि पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, कोई नेशनल हाईवे है, नेशनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे नहीं बनाना है। फिर कहता है कोई कन्फ्लिक्ट वाली एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिक्कत चल रही है, वहाँ पे आपको और जाके भड़काना नहीं उन लोग को। फिर म्यांमार का जो बॉर्डर है उससे सर्टेन डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक पॉइंट नोट करो, हमने देखा था लास्ट टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू मिज़ोरम क्या हो रहा है, एक रेल लाइन बन रही थी, सायरांग रेल लाइन जो बन रही थी, तो हमने देखा था कि मणिपुर में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमने क्या देखा था कि म्यांमार को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं भारत से अच्छे से, किसके रास्ते से, मिज़ोरम के रास्ते से। आपको पता होना चाहिए म्यांमार का जो म्यांमार देश है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, और म्यांमार को बॉर्डर करने वाले भारत के स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये पूछ सकता है इस बार प्रीलिम्स में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट कहता है MCQs फ्रॉम द हिंदू। तो हिंदू आप पढ़ते होंगे, अगर आप देखोगे ना कि कुछ क्वेश्चन दिया रहता है उसमें, कभी कभी तो फालतू क्वेश्चंस रहते हैं मूवीज़ से रिलेटेड, वो हमारे काम के नहीं होते हैं। बट आज के एडिशन में देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट।
तो आप देखना, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट इसके एडिशन में इसका आंसर आएगा, हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि हमारा आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग एक केस देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आर्टिकल 19 देखो, डेली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो एक न्यूज़ आई थी, एक कमर्शियल स्पीच एक शब्द है। क्या है कमर्शियल स्पीच? तो कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी करते हैं, स्टेज शो करते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक सर्टेन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको एक बीमारी है SMA। इस पर डिस्कशन हमने कर रखा है, व्हाट इज़ SMA, आप देख लेना। तो SMA के होता क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक है, जिससे कि धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी वीक होगी, मसल्स वीक होंगे, आपकी बोलने की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे लोग सफ़र करते हैं। तो कॉमेडियंस ने क्या किया था ना कि ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसा रिमार्क्स दिया था, कुछ कमेंट्स किया था जो कि अब्यूसिव था। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि आप एक काम करो, ऐसा कोई लॉ बनाओ, समय लो, एक लॉ बनाओ जिससे कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, डिफरेंट अदर है, उस पर कुछ लोग जो पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं, उस पर कुछ कंट्रोल कर सकें कि क्या करना चाहिए, पोस्ट क्या गलत हो सकता है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 19 न्यूज़ में था। कोर्ट ने ये भी कहा था डिफरेंट केसेस के माध्यम से कि अगर स्पीच में, बोलने में अगर मॉनेटरी बेनिफिट एडेड है, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी से बात करते हैं, माता पिता कोई ऐसे ही बात करें, समाज में हम कहीं जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो आर्टिकल 19 का पार्ट है, ठीक है। लेकिन स्पीच मतलब जब हम कहते हैं कमर्शियल स्पीच, मतलब हम बोल इसलिए रहे हैं, भावनाओं को व्यक्त इसलिए कर रहे हैं, हमको पैसा मिले, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा था कि वैसी चीज़ें जो सोलली आर्टिकल 19 की पार्ट हैं, उसको हम किस आधार पे कंट्रोल कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के आधार पे। और जो आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है, उसको तो हम अदर किसी आधार पे भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल स्पीच जो है, वो कोर्ट क्या करता है, केस बाय केस, कोई कंप्लेंट है इसको देखेगा कि ठीक है भाई, ये इसने कैसा स्पीच दिया है, किस हद तक ये गलत है, तो केस बाय केस उसको कोर्ट देखती है। ओके, तो यहाँ देखो, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इसको स्टार मार्क करो। ये देखो पेपर में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन दी गई थी उसमें आर्टिकल में। आर्टिकल तो बहुत बड़ा था, बट हमारे काम की चीज़ देखिए क्या है, यहाँ पे कहता है आर्टिकल 19 टू पुट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ओके, किस चीज़ पे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पे, हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है पॉलिटी में। यहाँ पे कहता है बट, अ बिग बट, इट डज नॉट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी। कहता है कि 19 क्लॉज 1 में जो हमें छूट दी गई है बोलने की, कुछ भी हम नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 19(2) क्या करता है, उसको कम करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो कहता है कि 19(2) आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट तो करता है कि हमको किस हद तक बोलना चाहिए, लेकिन किसी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, उसको वो गारंटी नहीं करता है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान रखो, इसको लिख सकते हो पेपर में, आप एग्जाम में डाल सकते हो। इसके रिगार्डिंग देखिए केस था सुब्रमण्यन स्वामी केस 16 का, ठीक है। इसमें देखिए कोर्ट ने क्या कहा था, यहाँ देखो, कोर्ट ने कहा था कि डिफेमेशन क्या होता है, आपने किसी की मानहानि कर दी, ठीक है। तो मानहानि तो 19(2) में सॉरी जो शब्द दिया गया है डिफेमेशन, ये हमने देखा है कहाँ दिया गया है, ये आर्टिकल 19(2) में मैंशनड है, ठीक है। तो इस केस में क्या था, बेसिकली इसको चैलेंज किया गया था कि डिफेमेशन को आप डिस्क्राइब तो करते नहीं हो, आपने लिख दिया डिफेमेशन, ठीक है ना। तो कैसे बैन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे आर्टिकल 19(1) को, इसके आधार पे, और क्यों, क्या ये वैलिड है, क्या ये संवैधानिक है। तो कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने क्या कहा था, देखो यहाँ पे देखो कि अ बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल रेप्यूटेशन। कहता है कि अगर आप देखो, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ एनिमल लिविंग नहीं, हम जी रहे खा रहे नहीं, एक ढंग से जीना, अच्छे से जीना। तो अच्छे से जीने का पार्ट क्या है, रेप्यूटेशन, हमारी इज्जत, हमारा आत्मसम्मान, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल रेप्यूटेशन। इसके लिए कहता है रेप्यूटेशन को बोला था प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, इसको स्टार मार्क करो। सुब्रमण्यन स्वामी केस में कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें मुद्दा क्या था कि डिफेमेशन जो टर्म दिया गया है, क्या ये सही है, आर्टिकल 19(2) में जो दिया गया है, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ। क्यों बोला, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है आपको जीने का अधिकार देता है, आप हैप्पीली एक अच्छा लाइफ जी सको, ठीक है। तो कहता है कि आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है। तो कोर्ट ने कहा कि रेप्यूटेशन जो हमारी इज्जत है, वो हमारा एक जीवन का अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए हमारे। तो चूंकि इतना वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। किस केस में बोला था, इस केस में, ठीक है।
इट्स इंटीग्रल टू इंडिविजुअल डिग्निटी, दस रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय क्रिमिनल डिफेमेशन इज वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनली। कहता है कि इसलिए कहता है, इसमें कह रहा है कि डिफेमेशन जो है, अगर आप किसी को ब्लेम करते हो, किसी को बदनाम करते हो, मानहानि करते हो, तो ये कहता है कि गलत है, आपको संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। ओके, तो बेसिकली क्या देखा हमने देखा फर्स्ट चीज़ कि एक जो स्टार्ट किससे किया था हमने, कमर्शियल स्पीच से। क्या है वो, अगर पैसा, अगर मॉनेटरी मोटिव उसमें आ जाता है बोलने में, तो वो आर्टिकल 19 का पार्ट है कि नहीं है, उसको कोर्ट तय करेगी केस बाय केस। ठीक है। सेकंड देखा था हमने, क्या हुआ था, कुछ कॉमेडियंस थे, उन्होंने कुछ अब्यूजिव कमेंट्स कर दिए थे, वो भी किसका एक एग्जांपल था, डिफेमेशन का, उन्होंने सर्टेन ग्रुप की मानहानि करी। तो हमने देखा था, एक और फैक्ट देखा था कि आर्टिकल 19(2) ओपनली क्या करता है, आर्टिकल 19(1) को रेस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें क्या था कि वो डायरेक्टली इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस में क्या कहा था कि डिग्निटी, रेप्यूटेशन जो है, शब्द कहीं दिया नहीं गया है, बट वो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है, पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है। ठीक है। इसलिए कह रहा है कि अगर आप किसी के रेप्यूटेशन को, किसी की डिग्निटी को हर्ट करते हो, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, किसी के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो। ठीक है। इसलिए ये जो डिफेमेशन शब्द दिया गया 19(2) में, ये सही है। चलो आगे देखते हैं। चलिए, ये लास्ट टॉपिक आज का है। कहता है हु आर पीवीटीजीज, ये होता क्या है, पीवीटीजीज क्या है, वाई गवर्नमेंट वांट्स टू एनुमरेट देम सेपरेटली। इसका मतलब क्या देखेंगे हम, तो हमने 3-4 बार डिस्कस कर रखा है। कंटेक्स्ट वही है इसका कि सेंसस जो आने वाला है 27 में, उसमें बार बार ऐसा बोला जा रहा है ट्राइबल मंत्रालय के द्वारा कि आप जो पीवीटीजीज का आप सेंसस करो, उसको अलग से करो, एक सेपरेट कैटेगरी में करो। तो पीवीटीजीज क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखो कहता है स्टेटस जो है पीवीटीजी का, ये अकॉर्डेड टू शेड्यूल ट्राइब्स। जो एसटीज़ है ना, तो एसटीज़ में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है। उनको क्या करते हैं हम, पीवीटीजी का दर्जा देते हैं। तो कैसे ग्रुप्स, डिक्लाइनिंग स्टैग्नेंट, जिनकी जनसंख्या हो, जिनका पॉपुलेशन क्या हो, घट रहा हो या फिर बढ़ नहीं रहा हो, लिविंग इन जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब जो मेन दुनिया है, मेन स्ट्रीम है, उससे वो कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल नहीं चलाते हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है, वो काफ़ी प्रिमिटिव ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है। फिर कहता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, प्री एग्रेरियन प्रैक्टिसेस लाइक हंटिंग गैदरिंग, जो कि खेती भी नहीं करते हैं, वो बहुत बेसिक लाइफ जीते हैं, कहीं से कुछ हंट कर लिया, कुछ फल चुन लिए, खा लिया, वैसे करते हैं। ठीक है। तो कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पीवीटीजीज के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। चलो अब कहता है कि कैटेगरी का जन्म कहाँ से होता है, हमने डिस्कस किया था इसको। तो 1960-61 में एक कमीशन बनती है, ढेबार कमीशन। इसका अदर नेम क्या है, फर्स्ट कमीशन फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ढेबार कमीशन कब बनता है, 60-61 में। इसको अदर नेम क्या दिया गया है, फर्स्ट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। इसका पर्पस क्या था, तो देखो इसका पर्पस ये था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके भीतर, उनके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सब कोई तो एक समान होंगे नहीं, तो उनमें भी जो सबसे निम्न तबके के लोग हैं, जिनको कि जीने में, जो कि मतलब बहुत बेसिक से ज़िंदगी जीते हैं, उनको अब क्या करो, सेपरेट करो। ठीक है। देखो तो उन्होंने क्या किया था कि इनिशियली 52 ऐसे ग्रुप को चुना गया था, जिसको कि हम कहते थे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। क्या कहते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। उस टाइम पीवीटीजी नहीं बोलते थे, उस टाइम बोलते थे पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। कब, 5th 5-year प्लान, इसको स्टार मार्क कर लो, ये पूछ सकता है। ये मतलब ऐसा एक एरिया है जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, इसको लिंक कर देगा किस प्लान में पीवीटीजीज को फर्स्टली लाया गया था। तो 5th प्लान था वो। ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 74 to 79। तो 60-61 में क्या होता है, कमीशन बना, उसने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं, 52 ऐसे ग्रुप्स हैं एसटीज़ में, शेड्यूल ट्राइब्स में, जो कि ज़्यादा क्या हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको अलग करो। अलग किया इन्होंने, क्या नाम दिया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का। कि कब ये सब काम हो रहा है, कब काम हो रहा है ये सब, तो 74 to 79 की बात हो रही है, जो कि 5th 5-year प्लान का पीरियड है। और देखो 2006 में हम क्या करते हैं, ये जो नाम था ना प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, उसको हम बदल देते हैं किस चीज़ में, पीवीटीजीज में, और एडिशनली 23 अदर ग्रुप्स को उसमें ऐड करते हैं हम। टोटल कितना, 75 हो गया है। इसका मतलब है प्रेजेंटली 75 ऐसे ग्रुप्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, जिनको कि हम पीवीटीजीज कहते हैं। यहाँ देखो
कहता है टोटल कहाँ कहाँ पे है ये 18 स्टेट्स हैं, एक यूटी सिर्फ है, यूटी सिर्फ एक है, अंडमान एंड निकोबार। ओके, स्टेट्स कितने 18 हैं। ठीक है, ये हो डाटा हो गया। अब देखो तो अभी चर्चा में क्यों चल रहा है, अभी ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि आपने जो एक दायरा कंडीशंस रख रखे हैं कि प्री अग्रेरियन तरीका हो जीने का, पॉपुलेशन काफ़ी कम हो, तो थोड़ा सा इसमें विचार करने की ज़रूरत है कि क्या ये क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्या। ठीक है, इस पर डिस्कशन चलता रहता है। कहता है देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि नो पीवीटीजीज, मतलब अभी तक सेंसस तो हुआ है इनका, लेकिन किसी भी सेंसस में जो पीवीटीजीज हैं उनका अलग से ग्रुप, अलग से एक कैटेगरी करके इनको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, देखो एक इम्पॉर्टेंट देखो आर्टिकल है 342, आपको करना क्या, आपका टास्क है ये, इस आर्टिकल को पढ़ो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पेपर में आता है, हमने डिस्कस देखो कर रखा है, इसमें क्या है आप इसको देखो। आपको बताना क्या है एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कि जो एसटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो पीवीटीजीज हैं, तो कहता है क्या दोनों इसमें आते हैं, क्या वो दोनों आर्टिकल 342 में आते हैं, आपको बताना है। ठीक है, देखो कुछ नाम दिया गया है इसमें, बेसिकली क्या हम देखेंगे, इस पूरे कहानी को नहीं समझना है, हम देखेंगे कुछ नाम को जो कि ट्राइब्स के नाम है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि ये ट्राइब्स पीवीटीजीज हैं क्या। तो पहला कहता है बायगाज ऑफ मध्य प्रदेश, बायगाज क्या है, ट्राइब है, कहाँ का, एमपी का। आबुज, माड़िया, भाड़िया, हिल कोरबा, कामर्स, ये क्या है, छत्तीसगढ़ एमपी वाला जो एरिया है हमारा, छत्तीसगढ़ एमपी, वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, ये क्या है, पीवीटीजीज। ठीक है, यहाँ देखो एक देखिए ये कहता है कि उनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम लाई थी पीएम जनमन, पीएम जनमन। देखियो क्या कहता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, कब इसको लाया गया था, तो 2023 में लाया गया नवंबर में। टोटल कहता है 24,104 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, कहता है इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एमेनिटीज़। तो कहता है बेसिक जो जीवन जीने का एक कह सकते हैं, खाना रोटी कपड़ा मकान, इतना तो दो उनको, अच्छा हेल्थ दे दो, कम से कम इतने पढ़ लिख जाएं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उसको समझ पाएँ, तो बेसिक सी चीज़ें देने की इसमें देने का काम किया गया था। ठीक है, देखो एक सर्वे किया गया था किसके द्वारा, ट्राइबल मंत्रालय के द्वारा, उसमें कुछ फैक्ट सामने आए देखेंगे हम। तो अभी कहता था ना कि सर्वे के अकॉर्डिंग बोला गया था कि सर्वे कब किया गया है, 2023 में, उसमें कहा गया था कि 47 लाख इन नंबर पीवीटीजीज भारत में रहते हैं। टोटल कितना नंबर है, 47.5 लाख लोग रहते हैं इंडिया में, जिनको कि हम पीवीटीजीज कहते हैं। ठीक है, एमपी कहता है हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कहाँ है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न है, यहाँ देखते हैं एक कैच यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो इसको ध्यान दीजिए अब। यहाँ पे कहता है, हमने लास्ट डिस्कस किया था कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, तो अगर ग्रुप्स की बात की जाए, एज अ ग्रुप की बात करी जाए, तो 13 टाइप्स के पीवीटीजी रहते हैं उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा टाइप ग्रुप के पीवीटीजी कहाँ रहते हैं, उड़ीसा में। अगर जनसंख्या की बात करी जाए, ओवरऑल जनसंख्या की बात करी जाए, तो एमपी हो जाएगा। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स जो कि पीवीटीजी में आते हैं वो कहाँ रहते हैं, उड़ीसा में। अगर पूछता है कि ओवरऑल जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक बायगा ट्राइब है, वो रहता है एमपी में, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस पीवीटीजी है। मतलब पीवीटीजी में भी एक ऐसा कम्युनिटी जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में, वो कौन सी कम्युनिटी है, बायगा। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेन, कहाँ पे रहते हैं, अंडमान निकोबार में। ये पूछ सकता है, आपको पता तो होगा ही, जारवा वगैरह नाम से लगता है, लेकिन ये पीवीटीजी से ध्यान रखना है, ये पूछता है एग्जाम में। जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेन कहाँ है, अंडमान निकोबार में, किसके पार्ट है, पीवीटीजीज के। अब यहाँ बात करते हैं रज्जी ट्राइब उत्तराखंड, कोटा तमिलनाडु, बिरहोर उड़ीसा, कमर एमपी, सरवर, बिहोर, बिरजा, नाम दिया गया पहाड़िया बिहार में। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इस आपको जो पीडीएफ दी जाएगी, आप एक काम करना, इसको नोट कर लेना अलग से, ऐसे नाम, ऐसे ट्राइब्स के नाम जो कि पीवीटीजीज हैं। ओके, सबसे ज़्यादा हमने देखा कहाँ है, अगर जनसंख्या की बात करें एमपी में है, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो उड़ीसा में है। यहाँ देखो वही कहता है कि बायगा जो कम्युनिटी है एमपी की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है। यहाँ पे कहता है 15 इंडिविजुअल्स, जो एक सेंटिनल आइलैंड है ना अंडमान का, वहाँ पे सिर्फ 15 ऐसे लोग रहते हैं जिनको कि हम पीवीटीजी कहते हैं।
तो सबसे कम पीवीटीजी की जनसंख्या कहाँ हो जाएगी? तो सेंटिनल, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में हो जाएगी। कितने? 15। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली इतना ही था। आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल दिया गया है 342, इसको आपको डिस्कस करना है, मतलब पढ़ना है, जानना है इसके बारे में। कुछ खास इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल चीज़ें दी गई हैं, कैसे जो राष्ट्रपति हैं उनको पावर होता है, और इसमें कुछ पावर पार्लियामेंट को भी दिया गया, आपको देख लेना। ठीक है, तो आज देखिए इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट में मिलते हैं मंडे को अब हम।